नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्जाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी हिंदी की क्लास रहने वाली है और हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की क्लास में हमने शामिल किया है। हर एक प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न रहने वाले हैं और हर एक टॉपिक से हमने प्रश्नों को बनाया है। तो आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये हमारी क्लास रहने वाली है। आज के सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो जादू जंगल नाटक किस साहित्यकार के द्वारा लिखा गया है? तो जादू जंगल जो नाटक है ये राजेश जोशी जी के द्वारा लिखा गया है। राजेश जोशी की बात करें, इनका जन्म 18 जुलाई कब 18 जुलाई 1946 को कहाँ पर हुआ है? तो इनका जन्म जो हुआ है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में नरसिंहगढ़ में इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। कहानी संग्रह की बात करें तो सोमवार व अन्य कहानियाँ, कपिल का पेड़, इनकी महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है। नाटक की बात करें तो टकारा का गाना, अच्छे आदमी और जादू जंगल, इनके क्या हैं? ये नाटक हैं। काव्य संग्रह की बात करें तो दो पंक्तियों के बीच, नेपथ्य में हंसी, मिट्टी का चेहरा, एक दिन बोलेंगे पेड़, इनके क्या हैं? ये काव्य संग्रह हैं। भोपाल गैस दुर्घटना पर भोपाल शोक गीत 1984 में इनके द्वारा लिखा गया था। राजेश जोशी को काव्य संग्रह दो पंक्तियों के बीच के लिए 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया जाता है? तो 2002 में दिया जाता है। किस चीज़ के लिए? तो काव्य संग्रह के लिए। और कौन सा काव्य संग्रह? दो पंक्तियों के बीच के लिए इनको क्या मिलता है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। इन्होंने लघु फिल्मों में पटकथा लेखन भी किया है। जोशी जी ने माइको वाली सोवियत कवि की कविता का अनुवाद पतलून पहना बादल नाम से भी किया है। तो इतने पॉइंट हमें राजेश जोशी से याद रखने हैं और जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन हमने बनते हुए देखे हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न जो हमारा रहने वाला है, इनमें से कौन सा शब्द रक्त या खून के लिए कुमाऊनी में प्रयुक्त होता है? ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द है जो रक्त व खून के लिए कुमाऊनी में प्रयोग किया जाता है? तो लवे। ठीक है, लवे का अर्थ क्या होता है कुमाऊनी में? खून या रक्त होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न रहेगा, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। ठीक है, प्रभुता पाई काहू मद नाही, तो इसका जो अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि शक्ति पाने पर व्यक्ति क्या हो जाता है? अभिमानी हो जाता है। इस लोकोक्ति का सही अर्थ होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जीवा के आधार पर अगर स्वरों की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं जीव के आधार पर? तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर में कौन से आते हैं? तो अग्र स्वर में लघु ई, दीर्घ ई, ए और दीर्घ ए, ये क्या आते हैं हमारे? तो ये अग्र स्वर में आते हैं। किसके? जीव के आधार पर। मध्य स्वर में क्या आ जाएगा? मध्य स्वर में हमारा लघु ए आ जाएगा। पश्च स्वर में क्या आते हैं? तो आता है दीर्घ उ, ओ, औ, और कौन सा? आगत वाला ओ भी आ जाता है। किसमें? तो पश्च स्वर में आ जाते हैं। होंठ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने होते हैं? तो होंठ के प्रयोग के आधार पर पूछेगा तो स्वर 2 प्रकार के होते हैं, व्रतमुखी स्वर और अव्रतमुखी स्वर। व्रतमुखी स्वर में कौन कौन से आ जाएंगे? तो लघु उ, दीर्घ उ, ओ और औ, ये कैसे हो जाएंगे? होंठ के आधार पर व्रतमुखी स्वर हो जाएंगे। अव्रतमुखी स्वर की बात करें तो इसमें जो देखने को मिलेंगे हमें, ए मिलेगा, लघु आ, ई, ए, ये क्या हो जाएंगे हमारे? तो अव्रतमुखी हो जाएंगे। ठीक है, मुख्य आधार पर स्वर कितने होते हैं? तो मुख्य आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर, ये मुख्य आधार पर होते हैं। ठीक है, तो जीभ के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं, होंठ के आधार पर 2 प्रकार के स्वर होते हैं और मुख्य आधार पर 4 प्रकार से स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो हमने पढ़ लिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा प्रश्न रहेगा, अगर उसकी बात करें कि इमली के पात पर बारात का डेरा लोकोक्ति का अर्थ होगा। किसके? इमली के पात पर बारात का डेरा। किसका? बारात का डेरा। तो इसका क्या हो जाएगा? असंभव बात। क्या हो जाएगा? असंभव बात हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, जहां शब्द का प्रयोग एक ही बार हो किंतु उसके अर्थ एकाधिक हो वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां शब्द का प्रयोग एक ही बार हो किंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर हमें श्लेष अलंकार देखने को मिलेगा। कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार देखने को मिलेगा।
श्लेष अलंकार की बात करें तो श्लेष अलंकार का अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ होता है, अर्थात जहाँ कोई शब्द एक ही बार आया हो लेकिन उसका एक से अधिक अर्थ निकले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यमक अलंकार की बात करें तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? दो या इसका जोड़ा, जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो जाए, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कि 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है, तो इसमें देखो जो बेर का अर्थ है खाने वाली एक तो बेर हो जाएगी और एक बेर जो हो जाएगी समय वाली यानी पहर वाली। ठीक है, तो ये यमक अलंकार है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा प्रश्न रहेगा, अगर उसकी बात करें, इनमें से कौन सा शब्द स्तुति का विलोम है? ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द स्तुति का विलोम है? तो इसका क्या विलोम हो जाएगा? तो इसका निंदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निंदा। अन्य विलोम शब्दों की बात करें तो हिंसा का अहिंसा हो जाता है, उत्थान का पतन होता है, संधि का विग्रह, कृपण का दानी और अगम का सुगम विलोम होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का जो प्रश्न रहेगा हमारा, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? ठीक है, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? तो इसका जो हो जाएगा, सैकड़ों लोग मारे गए। सैकड़ों में तो कितने आ गए हमें ये पता ही नहीं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन से होते हैं? तो प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण 5 प्रकार के होते हैं, जो कि निश्चित संख्या के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। वो 5 प्रकार से कौन कौन से होते हैं? गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण और आवर्तीवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण और प्रत्ययबोधक। ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण के क्या हैं? तो भेद हैं। ठीक है, भेद कितने होते हैं निश्चित संख्यावाचक के? तो 5 भेद हमें देखने को मिलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर देव सिंह पोखरिया ने कुमायूं साहित्य में कितने भागों में विभाजित किया है? जो डॉक्टर देव सिंह पोखरिया हैं, इन्होंने कुमायूं साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया है? तो 4 भागों में विभाजित किया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कुमाऊनी शब्दावली में जून का मतलब निम्न में से क्या होता है? किसका? कुमाऊनी शब्द में पूछा है कि जून का मतलब क्या होता है? तो चंद्रमा इसका मतलब होता है। ठीक है, और लौण किसको कहते हैं? तो नमक को कहा जाता है, छीड़ जलप्रपात को कहा जाता है और चारागाह गोचर को कहा जाता है। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला आज का जो प्रश्न रहेगा, कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? जो कार्यालय आदेश किया जाता है उसमें अधिकारी के जो हस्ताक्षर होते हैं कहाँ पर होते हैं? तो नीचे दाहिनी ओर देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, कार्यालय आदेश वे पत्र होते हैं जिसमें किसी मंत्रालय, विभाग, कार्यालय के कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पद वृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं। उन्हीं को क्या कहा जाता है? उन्हीं को कार्यालय आदेश कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गदला, मैला, मलिन किस शब्द का पर्यायवाची शब्द हैं? ठीक है, क्या कौन कौन से? गदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये पंकील के, किसके? पंकील के हो जाएंगे। और सुगंध के क्या हो जाएंगे? सुरभि, सुवास, सौरभ, खुशबू, परिमल, तर्पण, इष्टगंध, महक, किसके हो जाएंगे? सुगंध के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बादल राग कविता कितने खंडों में प्रकाशित है? तो बादल राग जो कविता है ये 6 खंडों में, कितने? 6 खंडों में क्या है? प्रकाशित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा रहने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मित्र का अर्थ नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द मित्र का अर्थ नहीं है? तो सूर्य नहीं है। बाकी सखा, बादल, दोस्त ये किसके हैं? मित्र के। अनेकार्थी शब्दों में जैसे बात करें, अंक का क्या हो जाएगा? तो गोद, चिन्ह, संख्या, नाटक का एक भाग और अध्याय, वाक्य किसके अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे? तो अंक के हो जाएंगे। अंग के क्या हो जाएंगे? तो शरीर, अपव्यय, शाखा, देह, अंश, सहायक किसके हो जाएंगे? अंग के अनेकार्थी शब्द हमें देखने को मिलेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? इनमें से कौन सा जो विलोम शब्द हैं इनमें से कौन सा सही नहीं है वो हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें से जो हमारा जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन हमारा इसमें से हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कैसा नहीं है? तो ये हमारा सही नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, उत्पत्ति व स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? किसके? उत्पत्ति व स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं ये हमें बताना है। तो कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। कितने?
उत्पत्ति व शुरुआत के आधार पर शब्द के 4 भेद हमें देखने को मिलेंगे। 4 भेद कौन कौन से होंगे? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशत शब्द। ये 4 भेद हमें उत्पत्ति व स्रोत के आधार पर शब्द के भेद देखने को मिलेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन एक साथ एक श्वास के झटक में बोले जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है। तो उनको क्या कहा जाता है? तो उनको जो कहा जाता है व्यंजन गुच्छ। क्या कहा जाता है? उनको व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है? इनमें व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताना है। तो इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है वो बताना है। शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा? तो शुद्ध वाक्य है। किसकी दृष्टि से? तो व्याकरण की दृष्टि से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है हमारा, अपभ्रंश भाषा किस परिवार की भाषा है? कौन सी भाषा? अपभ्रंश भाषा किस परिवार की भाषा है, ये हमसे पूछा है। तो ये आर्य परिवार की भाषा है। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक है। मध्यकालीन भाषा की बात करें तो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक है। और आधुनिक भाषा की बात करें तो 1000 ईस्वी से अब तक है। हिंदी का विकास किस प्रकार से हुआ है? अगर इसके क्रम की बात करें तो सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर हिंदी। तो ये क्या है? इनका विकास क्रम रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आज का अंतिम प्रश्न रहने वाला है। कार्यालय पत्रों के संबंध में नोट शीट निम्न में से किसमें प्रयुक्त होता है? ठीक है, किसके? कार्यालय पत्रों के संबंध में नोट शीट किसमें प्रयुक्त होता है? तो प्रारूपण में। किसमें? प्रारूपण में। प्रारूपण की बात करें, जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रस्तुतियों को भेजा जाए तो उसे परिपत्र कहते हैं। परिपत्र किसके कहा जाता है? उसे परिपत्र कहते हैं। और अधिसूचना अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। ज्ञापन या अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है एवं इसमें संबोधन व स्वनिर्देश शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमें याद रखना है। उम्मीद करूंगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।